देखो, कल हमने व्याकरण की परिभाषा तक अध्ययन कर लिया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, व्याकरण में विशेषतः 3 इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण में 3 इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। देखो, व्याकरण में मूलभूत 3 इकाइयों का अध्ययन होता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। देखो, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण लिखित रूप में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित रूप में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। देखो, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण होता है। जैसे देखो, क, ख, च, ज, त इत्यादि। देखो, एक बार दोबारा समझो, वर्ण किसे कहते हैं? यानी लिखित रूप से भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। देखो, क अंतिम टुकड़ा है, इसका विखंडन यानी खंडन नहीं किया जा सकता है, तो क क्या है? वर्ण है। यानी लिखित रूप में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। आगे देखो, ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे ध्वनि कहा जाता है। यानी लिखित रूप में वर्ण और उच्चारित रूप में ध्वनि। देखो, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। एक बार दोबारा, यानी लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तथा उच्चारित रूप यानी ध्वनि या मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देखो, वर्ण और ध्वनि में अंतर।
यानी वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। देखो जैसे ये शब्द है पवन, देखो पे वे और न, तीन, ये तो है ध्वनि, और पे वे न। देखो वर्ण और ध्वनि में अंतर देखो, ध्वनि है प व और न, ये ध्वनि है, और वर्ण है प ए व ए न और ए, ये क्या है वर्ण। वर्ण कितने हो गए 5 और ध्वनि कितनी हो गई 3। देखो विशेष याद रखना, यदि किसी शब्द के अंत में यदि किसी शब्द के अंत में ए आता है तो उसे गिना नहीं जाता है। ये विशेष याद रखना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 होते थे, लेकिन हमने कब कितने गिने 5, यानी अंतिम यदि किसी शब्द के अंत में ए आता है तो उसे गिना नहीं जाता है। यानी वर्ण और ध्वनि में अंतर देखो, ध्वनि है प व न, ये ध्वनि है, और वर्ण में ये सबसे छोटे टुकड़े हैं, यानी इनके बाद में इसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी लिखित रूप में ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे वर्ण कहते हैं, और अंतिम ए को गिना नहीं जाता। और ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, प व न, ये 3 ध्वनि और 5 वर्ण, क्योंकि अंतिम ए को गिना नहीं जाता है। आगे देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। तो वर्ण समझ में आ गया। आगे देखो, अक्षर। देखो अक्षर का मतलब है ए और शर। ए का मतलब नहीं, का मतलब नाश, यानी जिसका विनाश न हो। यानी जैसे राम स्नान ओ, ये क्या है अक्षर है। आगे देखो, प्रश्न देखो, क है, ए वर्ण
ब ध्वनि स अक्षर द व्यंजन। तो देखो क्या होगा, सही उत्तर है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। देखो क व्यंजन क्यों है, क्योंकि क के टुकड़े हो सकते हैं। देखो अब ये क्या हो गया, वर्ण। बाकी ये पहले क्या है, व्यंजन। व्यंजन यानी वर्ण लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब देखो ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, क्योंकि इसके टुकड़े कर सकते हैं क और ए, क्योंकि इसमें स्वर सम्मिलित है। दूसरा प्रश्न देखो इसी प्रकार का, क है, ए वर्ण, ब ध्वनि, स अक्षर, द व्यंजन। तो अब क्या होगा, क्या है, वर्ण। इसमें क्या ऑप्शन होगा, वर्ण। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। क हलंत न हो तो व्यंजन है, और अगर हलंत यानी इसके अंतिम टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होने के कारण ये क्या है, वर्ण। और ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजन। आगे देखो, वर्ण। वर्ण को तीन भागों में पढ़ेंगे हम, या तीन प्रकार के होते हैं। देखो कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक स्वर, व्यंजन और अयोगवाही। तीन प्रकार के पढ़ेंगे हम वर्ण, एक स्वर, व्यंजन और अयोगवाही। सबसे पहले देखो, शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द। वर्णों का सार्थक जो समूह होता है उसे शब्द कहा जाता है। वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द। यानी वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे शब्द कहा जाता है। जैसे क, मैं, ल, ये वर्ण है, और इनके सार्थक समूह को हम बोल सकते हैं कमल। तो कमल क्या हो गया, शब्द। जैसे क, ल, म, ये भी वर्ण है, और इनका सार्थक समूह क्या हो गया, कलम। तो शब्द समझ में आ गया, यानी शब्द का मतलब वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द। यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द। देखो ये वर्ण है क, मैं, ल, तो इनका सार्थक समूह क्या हो गया, कमल। और क, ल, मैं, इसका सार्थक समूह क्या हो गया, कलम। नोट, नोट देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की
अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। तो शब्द समझ में आ गया। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। अब देखो वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो जैसे ए, आ, ई आदि, यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए, आ, ई इत्यादि। आगे देखो वाक्य। देखो वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम था उसे वर्णमाला कहा गया। और वाक्य का मतलब है शब्दों का सार्थक समूह, यानी जो शब्द है उनका सार्थक समूह है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। देखो कैसे? जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य कहलाते हैं। देखो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का जो सार्थक समूह है उसे वाक्य कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे किसान खेत जोतता है। देखो यानी शब्दों का सार्थक समूह, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द।
अब इन शब्दों का जो सार्थक समूह हो गया वो क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे किसान क्या है? शब्द। पीछे बताया था मैंने आपको, देखो शब्द समझो, यानी वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। जैसे वर्ण थे क मैं ल, यानी एक कमल क्या है? शब्द। और कलम भी क्या है? शब्द। यानी इन शब्दों का, तो ये क्या हो गया? किसान शब्द, खेत भी क्या हो गया? शब्द, और जोतना भी क्या हो गया? शब्द। तो इन शब्दों का जो सार्थक समूह है उसे क्या कहा जाता है? वाक्य। एक बार दोबारा देखो, शब्दों का सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। जैसे देखो, शब्द किसे कहते हैं ये विशेष याद रखो। पहले तो वर्णों का जो सार्थक समूह है, जैसे वर्ण हो गए क मैं ल, ये क्या हो गया? वर्ण है क मैं ल, और इनका सार्थक समूह क्या हो गया? कमल। और क ल में ये वर्ण है और इनका सार्थक समूह क्या हो गया? कलम। तो कलम और कमल क्या है? सार्थक शब्द हैं। ठीक है। अब देखो, ये किसान भी क्या हो गया? शब्द। खेत भी क्या है? शब्द। और जोतता भी क्या है? शब्द। तो देखो, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, संपूर्ण अर्थ का बोध करा रहे हैं। यानी अगर किसानी होता तो ये केवल शब्द है, खेत होता तो ये शब्द है, और जोतता भी क्या है? शब्द। लेकिन इनका जो सार्थक समूह है, कौन सा समूह है? सार्थक। यानी किनका? शब्दों का। तो शब्दों का सार्थक समूह मिलकर किसी अर्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आ गया समझ में? यानी शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। आगे देखो, जैसे किसान खेत जोतता है। दूसरा उदाहरण देखो, नक्षत बांसुरी बजाता है। नक्षत बांसुरी, तो ये भी शब्द है, ये भी शब्द, और ये भी शब्द है। आगे देखो, राधा नाचती है। तो वाक्य समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यानी दो शब्दों, यानी शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, तो ये शब्द मिलकर पूरे अर्थ का बोध करा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? वाक्य। आगे देखो, वाक्यांश। वाक्यांश यानी कहने का मतलब वाक्य और अंश। वाक्य और अंश यानी वाक्य का अंश। देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते, उन्हें क्या कहा जाता है? वाक्यांश। देखो, जब दो या दो से अधिक से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, शब्द मिलते तो है, दो शब्द मिलते तो हैं परंतु संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं।
वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्यांश कहलाते हैं। एक बार दोबारा समझो, वाक्यांश को मतलब वाक्य का अंश जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, यानी संपूर्ण जो अर्थ है उसका बोध नहीं कराते, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश। देखो जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाला। देखो समझो, यानी वाक्यांश किसे कहते हैं? यानी जब दो या दो से अधिक शब्द, देखो एक दो तीन चार और पांच, ये सभी शब्द हैं, तो दो या दो से अधिक शब्द हो गए। मिलते तो हैं, यानी मिल तो गए ईश्वर पर विश्वास करने वाला, परंतु संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, यानी संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, यानी ईश्वर पर विश्वास करने वाला, आगे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द तो मिलते लेकिन संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते, उन्हें क्या कहा जाता है? वाक्यांश। देखो यहां पर तो संपूर्ण अर्थ का बोध हो गया था, किसान खेत जोत रहा है, और यहां पर देखो वाक्यांश में ईश्वर में विश्वास करने वाला, जिसे हम आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, यानी ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। ठीक है, एक उदाहरण और देखो, धर्म में विश्वास करने वाला। धर्म में विश्वास करने वाला। देखो दो या दो से अधिक शब्द तो मिल रहे हैं लेकिन पूर्ण अर्थ का बोध नहीं करा रहे हैं, यानी धर्म में विश्वास करने वाला, धार्मिक, तो दो या दो से अधिक शब्द तो मिल रहे हैं, सार्थक समूह भी है, लेकिन अर्थ का बोध नहीं करा रहे, यानी ऐसा जो वाक्य जो किसी अर्थ का बोध नहीं कराता है वाक्यांश कहलाता है। आगे देखो, एक बार दोबारा समझ लो, यानी वाक्यांश का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक, देखो दो या दो से अधिक शब्द हैं, मिलते तो हैं लेकिन संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें वाक्यांश कहा जाता है। ठीक है, जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, यानी दो या दो से अधिक शब्द तो मिल रहे हैं लेकिन संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं करा रहे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? वाक्यांश कहा जाता है। आगे देखो, पद। पद किसे कहते हैं? देखो जब किसी शब्द को जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा
उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। देखो, पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए, यानी किसी शब्द को, देखो उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखो समझो, पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को, ये देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है शब्द है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ये वाक्य बन गया। और उस शब्द को अन्य शब्दों के साथ संबंध, यानी इस शब्द का इसके साथ और इस शब्द का इसके साथ संबंध स्थापित हो जाए तो उसे व्याकरणिक रूप मिल जाता है। ये क्या हो गया? एक व्याकरणिक रूप। तो इसे क्या कहते हैं? पद। जैसे देखो, मोहन क्या है? पदकर्ता। पुस्तक क्या है? पद का क्रम। पढ़ता क्या है? पद की क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। तो देखो, मोहन क्या है? कर्ता। पुस्तक क्या है? क्रम। पढ़ता है क्या? क्रिया। और ये क्रिया सहायक क्रिया। तो इसे व्याकरणिक एक रूप मिल गया, तो इसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसे एक व्याकरणिक क्रम मिल गया, कर्ता क्रम क्रिया, तो इसे व्याकरणिक क्रम मिल गया, इसे क्या कहते हैं? पद। देखो, नोट जब किसी शब्द को जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कहलाता है। यदि किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। है। देखो एक बार दोबारा, पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग हो गया, और उस शब्द को अन्य शब्दों के
साथ संबंध यानी इस शब्द का इस शब्द के साथ संबंध स्थापित यानी संबंध स्थापित हो जाए तो उसे व्याकरणिक रूप मिल जाता है, उसे पद कहलाता है। देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द, और इसे व्याकरणिक रूप मिल गया, यानी ये करता है, ये क्रम और ये क्रिया, तो व्याकरणिक रूप मिलने के कारण ये क्या कहलाता है? पद। अब देखो, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन जब उस शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आगे देखो, हल या हलंत, हल या हलंत। देखो व्यंजन को हल या हलंत का लगाया जाता है। देखो समझो, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए अधूरेपन को दर्शाने के लिए अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी एक तिरछी एक तिरछी रेखा खींची जाती है, खींची जाती है, उसे हल या हलंत कहते हैं। देखो हल या हलंत समझो। हल या हलंत प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है, यानी व्यंजन स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है, और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे देखो, क व्यंजन है और क व्यंजन में देखो क के नीचे ये जो रेखा, यानी इसमें से ए क्या निकाल दिया, अलग कर दिया,
तो ये क्या हो गया, हलंत। यानी कै क्या है, व्यंजन, और व्यंजन में ये वर्ण हो गए। तो इस कै से स्वर निकालने पर इसके नीचे जो हलंत होता है उससे क्या कहते हैं, हल या हलंत कहते हैं। आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। देखो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली वाग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाता है। देखो, एक बार दोबारा समझ लो, स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित
होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली वाग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाती है। और स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने स्वर होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। देखो एक नोट समझ लो। नोट, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती है। तो दोस्तों शेष हम कल पढ़ेंगे। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।